मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। अच्छा इधर सुनो ध्यान से। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कुछ एडवाइस मांगी थी और मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने एक ही एडवाइस मुझे दी है कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसके आप हमें रिवीजन करा दो, तो उसी पैटर्न पे हम चलेंगे जी, ठीक है। अच्छा फिर काफ़ी सारे बच्चों ने ना मेरे को ये भी कहा था कि सर आप ना हमें एक शेड्यूल बना के दे दो कि ताकि जब भी आप हमें क्वेश्चन कराओ तो ना हमें पता लग जाए कि चैप्टर कौन सा होगा, ताकि उससे पहले वो हम चैप्टर रिवाइज करके आ जाएं, तो फिर हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। नहीं तो फिर हमें क्वेश्चन ना समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत पहले हमने पढ़ा था। अब इतनी पहले हमने पढ़ा है, रिवीजन हमने अगर नहीं क्योंकि तो दिक्कत आएगी। तो अगर आप वो टॉपिक बता दोगे ना कि आज आप इसके क्वेश्चन कराओगे, तो उससे पहले फिर हम उसकी रिवीजन करके आ जाएंगे। ठीक है जी, ये भी आपकी बात मान ली। बट मैं वो आपका शेड्यूल मैं बना के दूंगा संडे को, क्योंकि मेरे अभी डेली क्लासेस चल रही हैं। मैंने आपको कल भी कहा था संडे को मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, तो संडे को मैं शेड्यूल बना के दे दूंगा। और ना 3 प्लेलिस्ट हैं प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए। जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनके तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए थे, पर जो यूट्यूब फैमिली वाले बच्चे हैं वो ना कई बार परेशान होते हैं कि सर कहाँ से रिवीजन करें, कौन सी प्लेलिस्ट है। तो टोटल 3 प्लेलिस्ट हैं। 3 प्लेलिस्ट में टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, आप उसके थ्रू अपनी कंप्लीट प्रोफेशनल की रिवीजन कर सकते हो। और मैं 99 भी नहीं कहूँगा सर, 100% आप रिवीजन कर लोगे, 100%। मतलब उसमें सारे टॉपिक कवर है, इनकम टैक्स के सारे टॉपिक कवर हैं, जीएसटी के टॉपिक कवर हैं, कस्टम के, मतलब कंप्लीट रिवीजन आपकी हो जाएगी। ठीक है जी। तो वो मैं टेलीग्राम पे बना के डाल दूंगा, शेड्यूल बना के डाल दूंगा, आप कंप्लीट वहां से रिवीजन करना। और फिर डेली बेस पर अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और भरपूर प्रैक्टिस करेंगे सर। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा जब जून में एग्जाम आपके सामने आएगा ना, आप मुझे खुद कहोगे कि सर इस बार एग्जाम का जो हमारा कॉन्फिडेंस था ना, वो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं सही बता रहा हूँ सर, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवा दूंगा। बस आप एक बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना और साथ में प्रैक्टिस करोगे, देखना कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जी। ठीक है। और बाकी जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं टेलीग्राम पे डालता रहूंगा जी। लास्ट मैंने DTAA वाले क्वेश्चन करवाए थे, वो मैंने आपके डाल दिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट वाला एक चैप्टर है, उसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन बनता है, उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे जी। और उसका PDF भी मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ। आप उसको डाउन ये सारे PDF ना आप डाउनलोड करके ना रखते रहना सर, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले एक बार आपने इन सबको जरूर देखना है जी। डन है जी, स्टार्ट करें? पक्का पक्का? अरे स्माइल तो पास कर दिया करो नालायकों, आपके हंसते हुए चेहरे ना मुझे अच्छे लगते हैं, हंसते रहा करो यार, ये टेंशन दिमाग में मत रखा करो। सब कुछ बढ़िया होगा, बस मेहनत करते रहो, सब कुछ बढ़िया होगा। ऑनेस्टी से अगर काम करते रहोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया होगा जी। ठीक है, तो टेंशन मत लिया करो यार, सब कुछ बढ़िया होगा। बस रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, देखना क्यों नंबर नहीं आएंगे, पक्का पक्का नंबर आएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, पक्का पक्का नंबर आएंगे जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से जी, आओ जी अपनी अब यहाँ पे प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। एक बार अब यहाँ पे चेक करना, देखो जी ये PDF मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ जी। टोटल मिला के मेरे ख्याल से 7 या 8 क्वेश्चन होंगे जो आज हमें कंप्लीट करने हैं। उम्मीद करूंगा DTAA वाले 2 क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क दिया वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे जी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई डाउट नहीं आया था। उम्मीद करूंगा आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, नहीं कंप्लीट किए एक बार वो जरूर कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फिर आपने ये वाले क्वेश्चन करने। आज हम चैप्टर कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग वाला। ठीक है जी, इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में क्या फर्क है। तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग का मतलब मैंने पहले भी कहा था कि प्लानिंग का मतलब क्या था, लीगल या इलीगल। ऑब्वियस सी बात है लीगल होगी। और प्लानिंग का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट जो हमें कहेगी उसके बेस पे अगर हम टैक्स कम करेंगे तो वो सारी की सारी बातें प्लानिंग में कवर होती हैं। मान लो गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्पशन क्लेम कर लो, गवर्नमेंट ने कहा डिडक्शन क्लेम कर लो, अगर मैं उनको यूज करूंगा उसके बाद अगर मेरा टैक्स कम होगा तो वो सारी की सारी बातें प्लानिंग है। इवेजन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लॉ को ब्रेक करेंगे ना, अगर हम इलीगल तरीके से टैक्स कम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर की सेल दिखा दी, नकली मैंने खर्चे दिखा दिए, बोगस मैंने इनवॉइस दिखाए, तो गवर्नमेंट कहिए सारी की सारी बातें जो होंगी इवेजन में कवर होंगी। उस केस में आप खोपचे में जाओगे, मतलब आपको जेल होगी, पेनल्टी होगी, इंटरेस्ट होगी। प्लानिंग वाले केस में कुछ नहीं होगा। रीजन क्योंकि वहां पर हमने खुद ही कहा है कि तो अगर तुम एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम करोगे तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा जी। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे दोनों में ये डिफरेंस लिखा हुआ है। येलो से जो मैंने हाईलाइट की है ये सारी बातें टैक्स प्लानिंग की हैं, और जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है ये सारी की सारी बातें आपकी इविजन की हैं। रीड कर लोगे एक बार, पक्का पक्का, या रीड कराऊं एक बार रीड? चलो एक बार रीड कर लेते हैं। देखो फटाफट से क्या लिखा है। टैक्स प्लानिंग इज कैरिड आउट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ बाय अवेलिंग द डिडक्शन एंड एग्जम्पशन परमिटेड बाय लॉ, देयर बाय मिनिमाइज टैक्स लाइबिलिटी। वही सेम बात लिखी है डिडक्शन एग्जम्पशन वाली। फिर कह रहे हैं टैक्स प्लानिंग इज एन अरेंजमेंट बाय विच फुल एडवांटेज इज टेकन ऑफ द कंसेशन एंड बेनिफिट कन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब जो लॉ ने हमें बेनिफिट दिए हैं उसको फुल एडवांटेज लेना, मतलब कंप्लीटली उसका बेनिफिट लेना, फिर अपना टैक्स कम करना, वो प्लानिंग में कवर होता है। टैक्स इवेजन ऑन द अदर हैंड is an attempt to reduce tax liability by dubious or artificial method or downright fraud। मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हो। जैसे आपको मैंने कहा था कि यार बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, क्या करते हैं जी, आपके लॉ को ब्रेक कर नकली खर्चे दिखा दिए, घर वाले खर्चे को बिजनेस में डेबिट कर दिया। मुझे क्या देख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? नहीं 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 नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? अरे सर आपने भी तो क्लास में कहा था कि आपने वो घर के लिए एसी लगवाया था और आपने वो बिजनेस में डेबिट कर लिया था। आपने कहा तो था कि आपने एक बार फ़ोन लिया था मम्मी पापा के लिए और फ़ोन को बिजनेस में दिखा दिया था। तो ये आप हरकतें नहीं करते, आप यही तो करते हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सिखाया आपको, ये बेकार की बातें मत किया करो। इधर देखो ध्यान से, मैंने कभी सर मैं पूरा टैक्स पे करता हूँ नालायक को, इधर देखो ध्यान से। ये उनकी बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े चोर होते हैं सर, मेरी तरफ मत देखो आप यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है अगर आप फ्रॉड करोगे, अगर आप बोगस इनवॉइस दिखाओगे, आर्टिफिशियल ट्रांजेक्शन दिखाओगे और फिर अपना टैक्स कम करोगे, तो वो सारी की सारी बातें इवेजन में कवर होंगी। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है। तो ये आपका दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी, इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, बट यस 2 नंबर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। अगला क्वेश्चन फिर ये जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और मे बी आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार बन चुका है। मतलब ये वाला क्वेश्चन जो है, ऐसे वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार बन चुका है, बस ये बात ध्यान देना। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बात कहना चाह रहा है, स्पेसिफाई द रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसिडर एज टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिन नीचे दिखे ट्रांजेक्शन किए हैं, आप ये बताओ इसमें टैक्स प्लानिंग कौन सी है, इसमें टैक्स इवेजन कौन सी है, इसमें टैक्स मैनेजमेंट कौन सी है। अब सिंपल सी बातें आपको पता है, प्लानिंग का मतलब क्या होगा, लीगल तरीके से, इवेजन का मतलब क्या होगा, इलीगल तरीके से, अवॉइडेंस का मतलब क्या होगा कि अगर लॉ में कोई लैक्यूना है, उस लैक्यूना को यूज करके अगर मैं टैक्स कम करूंगा तो वो सारी की सारी बातें किसमें कवर होंगी, टैक्स अवॉइडेंस में कवर होंगी। आओ जी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ना जी। यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पॉइंट चेक करो, पहला पॉइंट क्या लिखा है, मिस्टर पी, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। Mr. P deposit 1 lakh in PPF account so as to reduce his total income from 5,90,000 to 4,90,000। अब सोच के बताओ जी, मेरी इनकम 5,90,000 पे है। हेलो भैया इधर, मेरी इनकम 5,90,000 पे है, 1 लाख रुपए मैंने पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया। अब अगर 1 लाख रुपए पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद मेरी इनकम 4,90,000 पे हो गई, तो पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करके अगर मैंने 80C का बेनिफिट लिया तो ऑब्वियस बात है सारी बातें टैक्स प्लानिंग का मतलब होगा ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये टैक्स प्लानिंग में कवर होंगी। पहला केस तो हो गया प्लानिंग, क्योंकि मैंने डिडक्शन को यूज किया, फिर टैक्स मेरा कम हुआ है, प्लानिंग में कवर हो गया जी, डन है जी। अगला देखो जी, फिर कह रहे हैं ये कंपनी है एसक्यूएल लिमिटेड, मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफ टैक्स रिडक्शन एट सोर्स इफेक्टेड बाय इट टू इनेबल टाइमली कंप्लाइंस। अब अगर मैं टाइमली कंप्लाइंस पूरे कर रहा हूँ, मैंने रजिस्टर्ड मेंटेन किए हुए हैं, सारे कंप्लाइंस मेरे सही टाइम पर पूरे हो रहे हैं, इसको किस में कवर करेंगे, टैक्स मैनेजमेंट में कवर करेंगे जी, डन है। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर सारे कंप्लाइंस आप सही टाइम पर पूरे करोगे तो वो किस में कवर होंगे, टैक्स मैनेजमेंट में कवर हो जाएगा जी। आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, फिर वो कहना चाह रहे हैं एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्स सेवर डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख इन ए नेशनलाइज बैंक। याद करो, अगर आप बैंक में एफडी करवाते हो, अगर आप बैंक में एफडी करवाते हो तो 80C की आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे, प्रोवाइडेड अगर वो एफडी आपकी 5 साल है उससे ऊपर की है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आपने बैंक में एफडी कराई ताकि आपका टैक्स बचे, तो अगर बैंक में एफडी कराई ताकि आपका टैक्स बचे तो वो किस में कवर होगा, 80C में कवर होगा। डिडक्शन क्लेम करोगे तो ये बात भी आपकी टैक्स प्लानिंग में कवर होगी, तीसरा भी किस में कवर हो जाएगा, प्लानिंग में कवर हो जाएगा। अगला फिर क्या कह रहे हैं जी, ए पार्टनरशिप फर्म ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम लेजर डिपोजिटर इन फॉर्म 15G and 15H एंड फॉरवर्डिंग द सेम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब ये फॉर्म 15G 15H क्या होते हैं जी, हाँ जी तनुषी आप मुझे बताओगे, तनुषी हो गया, रणवीर हो गया, ये देखो सामने प्रोफेशनल दिसंबर 21 अनऑफिशियल
नालायक बच्चों के ना देखो फोटो लगी हुई है, मैं सब बच्चों के नाम ले सकता हूँ। नेहा बता सकती है मुझे, ओमकार मुझे बताएगा जी, और मुझे कनिका बताएगी, कृतिका बताएगी, दीपाली बताएगी, वर्षा बताएगी। जितने बच्चे मेरे सामने नालायक बच्चे बैठे हैं मुझे बताओ ना। एक बात बताओ सर, ये 15G 15H किसका होता है सर? सर ये तो हमने एग्जीक्यूटिव के अंदर पढ़ा था, वो तो हमें याद आ रहा है, वो टीडीएस वाले चैप्टर में था ना। एक सेक्शन आपने करवाया था, वो सेक्शन नंबर 197A, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कि अगर हमारा टीडीएस ना काटो, तो अगर मान लो मेरी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मेरा टीडीएस ना काटे, तो फिर मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा 15G 15H। तो ये उसी की तो बात कर रहे हैं। अब सोच के बोलना, अगर आपने ओब्लिगेशन डिक्लेरेशन आपने पूरी कर दी है, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना है, तो सिंपल सी बात, अगर कंप्लाइंस आप पूरे कर रहे हो तो कंप्लाइंस की सारी बातें किस में कवर होंगी? मैनेजमेंट में कवर होंगी ना। तो इसको हम क्या कहेंगे जी? इसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहेंगे। बस ये बात ध्यान दो। अगले में आओ जी, अगला क्या कह रहे हैं? अगला कह रहे हैं, एक कंपनी इंस्टॉल एन एयर कंडीशनर कॉस्टिंग 75,000 एट द रेजिडेंस ऑफ ए डायरेक्टर एज पर टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट बट ट्रीट इट एज फिटेड इन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इन द फैक्ट्री। विवेक सर, विवेक सर, विवेक सर, हाय राम, विवेक सर, विवेक सर, सर सेम बात कह रही हैं। अब सोच के बोलना, घर में भाई साहब एसी लगाया, घर में एसी लगाया और ऑफिस का खर्चा दिखा दिया, तो अगर घर में एसी लगा के ऑफिस का खर्चा दिखाया तो ये इसमें कवर होगा सर? ये इवेजन में कवर होगा, क्योंकि घर वाले खर्चे को ऑफिस वाले खर्चे में डेबिट करना महापाप है। घर वाले खर्चे को ऑफिस वाले खर्चे में डेबिट करना महापाप है। तो अगर महापाप है उस केस में आपने इवेजन किया है, तो सिंपल सी बात है किस में कवर होगा जी? इवेजन में कवर होगा। ये टैक्स इवेजन में आएगा जी। आगे देखो जी, आरआर लिमिटेड इशू ए क्रेडिट नोट 80,000 एज ब्रोकरेज पेबल टू मिस्टर रामाना who is the son of managing director of the company. The purpose is to increase the total income of Ramana from 420 to 5 lakh and the reduce the income of RR Limited company correspondingly. वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। मतलब क्रेडिट नोट इशू कर दिया ताकि उसकी इनकम बढ़ जाए, क्योंकि 5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट होती है सर। इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख एग्जम्प्ट होती है, मतलब कंपनी अपनी 80,000 रुपए से इनकम कम कर रही है क्रेडिट नोट इशू करके। सर क्या वो लॉ को ब्रेक कर रहे हैं? नहीं ब्रेक कर रहे, साफ साफ लॉ को ब्रेक कर रहे हैं। भाई आपने क्रेडिट नोट क्या इशू कर दिया और साफ पता लग रहा है कि आप उसकी इनकम 5 लाख रुपए दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि 5 लाख तक वो रिबेट क्लेम करेगा, 12,500 का टैक्स होगा, 12,500 की टैक्स रिबेट मिलेगी, टैक्स हो गया 0। और कंपनी का अगर 80,000 रुपये टैक्स कम हो गया तो 80,000 का 30% मतलब 24,000 रुपये की टैक्स की इवेजन आपने कर ली। हाँ अरे राम सर, ये कंपनी गलत नहीं कर रही, मतलब 80,000 रुपये अगर टैक्स कम होएगा तो 24,000 रुपये टैक्स बचेगा कंपनी का। कंपनी यही तो कर रही है। तो इसको सोच के बोला, इसको मैं किस में कवर करूंगा? प्लानिंग में कवर करूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या ये अवॉइडेंस है? आंसर इज नो। किस में कवर होगा? इवेजन में। तो ये केस भी आपका इवेजन में कवर होगा जी। और लास्ट वाला केस देखो जी, एक कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड contribution of both its own contribution and employee contribution on the monthly basis before the due date. अब सिंपल सी बात है, कंपनी ने कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट से पहले जमा करवा दिया। याद करो पीजीपी के चैप्टर में, पीजीपी के चैप्टर में क्या होता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय भी किसको पे करता है? एम्प्लॉयर को। और एम्प्लॉयर, ये दोनों कंट्रीब्यूशन जो भी फंड की ड्यू डेट होती है उससे पहले वो जमा कराता है। अब अगर ड्यू डेट से पहले जमा करवा दिया तो क्या उसने कंप्लाइंस सही टाइम पर पूरे ने किए? नहीं की, यस किए, तो किसमें कवर होगा जी? ये मैनेजमेंट में कवर होगा। सर इसमें तो एक भी ट्रांजैक्शन अवॉइडेंस वाली नहीं है। आंसर इज नो। एक बार चेक करते हैं हमारे सही है या नहीं है। देखो पहला है प्लानिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट। एक बार देखते हैं जी, पहला प्लानिंग है, फिर दूसरा मैनेजमेंट है, फिर प्लानिंग है, फिर मैनेजमेंट है। यस। फिर पांचवा देखो, पांचवा क्या है? पांचवा है इवेजन, इवेजन मैनेजमेंट। तो पांचवा फिर हमारा इवेजन है, इवेजन, उसके बाद भी यहाँ पे इवेजन, उसके बाद भी यहाँ पे किसमें कवर होगा? मैनेजमेंट। तो ऑलमोस्ट नहीं, हमारे सारे ही सही हैं। 7 के 7 नंबर हमारे पक्के। और मुझे नहीं पता आपने आज तक कभी एग्जाम दिए नहीं दिए। अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रोफेशनल के एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुके हैं। इवन एक बार नहीं सर, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, कई बार। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन कई बार बनते हैं और कोई बड़ी बात नहीं, आपके जून के एग्जाम के अंदर भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। और सर मेरा भगवान जानता है, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे कराऊंगा ना, अगर इसे सारे सही ढंग से कर लिए ना, आप मुझे खुद कहोगे सर ये प्रैक्टिस सेशन हमारे बहुत काम आए हैं। अभी कई बच्चे मेरी बात मान नहीं रहे, बट उनकी मर्जी है। देखो एग्जाम उनके, मेरा काम तो है कि यहाँ पे आके आपको मेहनत करवाना बस। बट अगर वो बच्चे बात मान लेंगे ना, कुछ बच्चे भी अगर बात मान लेंगे, उनको एग्जाम में पता लगेगा कि प्रैक्टिस का फायदा कितना हुआ है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत तो नहीं है।
एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लो जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सिंपल है और क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जाम में ना कई बार बन चुका है, बट एक क्वेश्चन ना कई बार बच्चों को ना समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 3 इवन कई बच्चों को मेरे पास डाउट भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 को लेके। वो कहना चाह रहे हैं एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड सब्सटेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट प्लानिंग। मतलब वो कह रहे हैं कि आप एग्जामिन करो कि डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस, हम ये टेक्स्ट प्लानिंग में कब हम फॉर्म चेक करते हैं, कब हम सब्सटेंस चेक करते हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर करने जा रही है कि यहाँ पे ना वो देखो उसने क्या बोला कि बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत सारी जजमेंट हैं जिसमें ये क्लियर किया गया है कि आपको फॉर्म कब चेक करनी है, आपको सब्सटेंस कब चेक करना है। अब बच्चा कह रहा है सर पहले मेरे को ये तो बताओ ये फॉर्म क्या होता है, मतलब ये फॉर्म होता क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म या डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंस। याद करो ये सारी बातें मैंने को पता कब बताई थी, जब हमने क्लास में गार वाला चैप्टर किया था। जब हमने क्लास में गार वाला चैप्टर किया था, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल। अच्छा तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे ना वो गार वाले भी कर लेंगे, अभी आगे जाके हमारे एक दो क्वेश्चन गार वाले भी आएंगे, तो ये टेक्स्ट प्लानिंग के साथ हम गार वाला भी कर लेंगे। और रीजन आप सब जानते हो, गार वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार बन चुका है जी, कि गार और सार में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे गार लगेगा, कहाँ पे गार नहीं लगेगा, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बन चुका है। ठीक है, बट पहले जब हमने क्वेश्चन गार वाला किया था ना, वहां पर मैंने को कहा भी था कि जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन की ना फॉर्म हम चेक करते हैं। फॉर्म का मतलब क्या है कि जो आपने ट्रांजेक्शन बनाई है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उसमें बोल्ड कर दिया। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, मान लो लो मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, अब अगर लो में एक लैंग्वेज लिखी है, उस लैंग्वेज को ना आपने लिटरल इंटरप्रेशन ले लिया। अब अगर लो को आपने लिटरली पढ़ लिया जबकि लॉजिकल इंटरप्रेशन कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आप लॉजिकल पढ़ते ना तो यहां पे तुम्हारा टैक्स बनता, बट जो तुमने लिटरल इंटरप्रिटेशन ली उससे टैक्स नहीं बन रहा। तो इस केस में ना हम ट्रांजैक्शन की फॉर्म चेक करेंगे और हम ये देखेंगे तुमने ट्रांजैक्शन किस तरह से बनाई है, तुमने क्या सोच के बनाई है, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पे तो हम चेक करेंगे फॉर्म, बट ये फॉर्म कब चेक करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन जो है बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड पकड़ा गया, अगर तुम्हारी इंटेंशन ही गलत थी वो पकड़ी गई, उस केस में हम चेक करते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि ये खर्चा कैपिटल है या रिवेन्यू है। आपने कैपिटल खर्चे को रिवेन्यू दिखा दिया तो गवर्नमेंट के लिए हम चेक करेंगे उसकी सब्सटेंस क्या है। आपने खर्चे गलत दिखा दिए, अब अगर खर्चे गलत दिखा दिए या आपने खर्चे फ्लक्चुएट करके दिखा दिए, मैनिपुलेट करके दिखाया, वहां पे सब्सटेंस चेक करेंगे। तो अच्छा ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सारी की सारी बातें कोर्ट ने डिसाइड की हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा है, एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि दी फॉलोइंग आर दी सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं बाय द कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो टू वेदर इट इज द फॉर्म और सब्सटेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन विच विल प्रिवेल इन इनकम टैक्स मैटर। मतलब क्या प्रिवेल करेगा फॉर्म और सब्सटेंस में से, तो उसने कहा जी अलग अलग चीजें होती हैं, कुछ केस में हम फॉर्म चेक करते हैं, कुछ केस में हम सब्सटेंस चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी कंसीडर इन केस जेन्युइन ट्रांजैक्शन। सबसे मेन पॉइंट ये है। और सर जून वाले बच्चे ध्यान दें और दिसंबर वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में कंफर्म कई बार एक क्वेश्चन बन चुका है कि फॉर्म और सब्सटेंस क्या होती है, और बच्चों को समझ नहीं आता, कहता भाई क्वेश्चन कहां से आ गया, पेपर बाहर से आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट वही बात कहना चाह रहे हैं कि जो हम फॉर्म चेक करेंगे वो हम चेक ही तब करेंगे अगर ट्रांजैक्शन तुम्हारी जेन्युइन है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हाई कोर्ट की जजमेंट है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज वेल सेटल्ड that when a transaction is arranged in one form known to law it will attract tax liability, whereas if it is entered into in another form which is equally lawful it may not। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे हैं नॉर्मली जब आप एक ट्रांजैक्शन एंटर करते हो ना तो उस पर टैक्स लगता है, बट अगर वही सेम ट्रांजैक्शन आप किसी दूसरी फॉर्म में एंटर करो जो वो भी लॉफुल है, हम ये नहीं कह रहे वो इलीगल है, हम ये नहीं कह रहे वो गलत है, आपने जो भी किया वो सही किया, बट वो ना फॉर्म सही नहीं है। मतलब जो लॉ मेकर सोचना चाह रहे हैं आपने काम वैसे नहीं किया, आपने लिटरल इंटरप्रिटेशन ले ली, मतलब आप टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश कर रहे हो। याद करो मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे भिंडी, मेरा टमाटरी कलर का बच्चा, मेरा पिंक कलर का बच्चा, एक बात बताओ, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चों को मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अवॉइडेंस में क्या होता है, अवॉइडेंस भी तो लीगल होती है ना भाई। लॉ में कमी पकड़ी गई, उस कमी को यूज करके मैंने टैक्स कम किया, तो वो भी तो अवॉइडेंस लीगल ही है। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब, मतलब हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम काम ऐसे करते तो टैक्स तुम्हारा आता, तुमने थोड़ी सी फॉर्म चेंज की वो भी लीगल है, उससे तुम्हारा टैक्स नहीं आ रहा। तो इस केस में हम ट्रांजैक्शन की फॉर्म चेक करेंगे कि तुमने किस फॉर्म में ट्रांजैक्शन की। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर
in considering whether a transaction attract tax or not, the form of transaction put through is to be considered and not the substance. मतलब यहां पे हम ट्रांजैक्शन की फॉर्म चेक करेंगे कि टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और देखो आगे, However, this rule apply only to genuine transaction। ये तब लगेगा अगर ट्रांजेक्शन जेन्युइन है, अगर ट्रांजेक्शन फेक है, अगर नकली ट्रांजेक्शन है, फ्रॉड वाली ट्रांजेक्शन है, उस केस में फॉर्म हम कभी चेक नहीं करेंगे, फिर वहां पे चेक करेंगे सब्सटेंस। और ये बात मैं नहीं कह रहा सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई हुई है इस केस के अंदर, ये बात ध्यान दो। और देखो फिर सिंपल सी बात है, जहां पे अब सिंपल सी बात है जहां पे अवॉइडेंस की बात होगी ना, वहां पे आप सब जानते हो गार एप्लीकेबल हो चुके हैं। देखो वही लिखा हुआ है कि अगर आपने अवॉइडेंस की है और वो चीज़ लीगल है तो वहां पे हम गार भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये बात कहना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद गवर्नमेंट फिर सेकंड पॉइंट कहती है ट्रू और लीगल रिलेशन इन द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ टैक्स पेएबिलिटी। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन एंटर करोगे ना, हम आपका ट्रू और लीगल रिलेशन चेक करेंगे। मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, याद करो हम पर्दा उठा देंगे सर, हम पर्दा उठा देंगे, ये बात आपने लॉ के अंदर पढ़ी होगी जी। अगर कभी भी कोई डाउट होता है तो हम पर्दा उठा के चेक करते हैं पूरा डिटेल में कि जो ये ट्रांजेक्शन की गई है क्या वो सही है या गलत है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, देखो जी, इट इज ओपन फॉर द अथॉरिटीज टू प्रेस द कॉर्पोरेट वेल एंड लुक बिहाइंड द लीगल faced at the reality of transaction the taxing authorities entered as well as bound to determine the true value legal relation। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में लीगल है या नहीं है। और देखो सब्सटेंस हम कहां पे चेक करेंगे, सब्सटेंस देखो जी, सब्सटेंस मींस क्या, सब्सटेंस मींस क्या कि एक्चुअल खर्चे, मतलब जो आपने खर्चा किया क्या वो एक्चुअल है या नहीं है। भाई खर्चे आपने कहीं नकली तो नहीं कर दिए, आपने फ्रॉड तो नहीं कर दिए, नकली इनवॉइस तो नहीं कट गए। तो अगर बोगस इनवॉइस है, नकली इनवॉइस है, तो गवर्नमेंट के लिए उस केस में हम सब्सटेंस चेक करेंगे कि जो तुमने ट्रांजैक्शन किया उसकी सब्सटेंस क्या है, उसकी रियल नेचर क्या है। ठीक है जी। आप यहां पे देखो जी, इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर द मेयर फैक्ट that the payment is made as per agreement does not preclude the department from inquiring into the actual nature of payment। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई खर्चा एज पर एग्रीमेंट किया है तो हम ये विश्वास नहीं करेंगे कि एज पर एग्रीमेंट वो तो सही हुआ होगा। अब सोच के बोलो, मैं हर महीने स्टाफ को सैलरी पे करता हूँ, अगर मेरा स्टाफ हट गया मैं फिर भी सैलरी दिखा रहा हूँ ताकि वो मेरे को कैश निकाल के दे देगा, तो क्या डिपार्टमेंट का चेक करना नहीं बनता? बिल्कुल बनता है भाई। सिंपल सी बात है भाई, ये थोड़ा कि हाँ भाई एग्रीमेंट हमारा बना हुआ है कि हर महीने सैलरी पे करूंगा, चल यार विवेक ने सैलरी पे करेगा। अब ये तो चेक करो भाई स्टाफ अभी है या नहीं है। भाई आज मैं एक्सपेंडिचर पे करता हूँ, मान लो बुक वाले को एक्सपेंडिचर पे कर रहा हूँ, अब बुक वाले को एक्सपेंडिचर पे कर रहा हूँ तो क्या पता मैं ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखा रहा हूँ। अब ये थोड़ा कि मेरी हर बार इतने की बुक बनती है तो इतनी पेमेंट करूंगा तो मुझे अलाउड कर दोगे। तो मेन मुद्दा वैसे निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि खर्चे करने हैं, उससे तुम्हें छुटकारा नहीं मिलता। अथॉरिटी को चेक करना पड़ेगा, उसकी सब्सटेंस चेक करनी पड़ेगी, रियल फॉर्म चेक करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, आगे देखो जी, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज फॉर रेवेन्यू और कैपिटल द सब्सटेंस एंड नोट मेल द फॉर्म। मतलब वहां पे सब्सटेंस चेक करना पड़ेगा कि ये खर्चा रेवेन्यू है या लीगल है जी। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया वो बच्चा एक बात ध्यान दे, जब भी खर्चों की बात होगी तो गवर्नमेंट सब्सटेंस की बात करेगी, जब भी जेन्युइन ट्रांजैक्शन की बात होगी वहां पे कोई टैक्स में हेर फेर हो रही है तो वहां पे फॉर्म की बात करें। ठीक है, तो एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं, 2 से 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन बन जाए जी। ये आपको लिख के आने पड़ेंगे 3 पॉइंट वहां पे, एक बार अगर आप और पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बट ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। डन है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं है, बट हाँ एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर बने हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखना, एक बार पढ़ना, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना क्या लिखा हुआ है, 4 पढ़ो क्या लिखा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मर्जर ऑफ ए लॉस मेकिंग कंपनी विद ए प्रॉफिट मेकिंग one result in low setting of the profit, a lower net profit or lower tax liability for the merged company. Would the loss be disallowed by applying GAR? Answer is no। याद करो सर, आपको मैंने ना चैप्टर करवाया था अमलगामेशन वाला क्लास के अंदर, और एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स मर्जर का, एक सेक्शन होता है 72 कैपिटल ए एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है। अब देखो जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस में एग्जीक्यूटिव नहीं है, सोच के बताना अगर उनका बेस ही क्लियर नहीं है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, पीजीबीपी का। अभी आपको दिखाऊंगा, आपको जान के हैरानी होगी। ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है ना, ये सेक्शन 80 JJAA का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ना मैं आज नहीं कराऊंगा सर, ये क्वेश्चन वैसे मुझे आज करवाना था,
ठीक है, बट इसमें ये डिडक्शन जो दी हुई है, ये डिडक्शन दी हुई है 80 JJAA की, ठीक है, बट ये डिडक्शन मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से 99% बच्चों को याद नहीं होगी। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपने पढ़ी थी कि जब हम कभी नए एम्प्लॉय रखते हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की हम सैलरी पे करते हैं, उसके 30% तक की हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट हर केस में नहीं मिलती। उसकी सैलरी 25,000 तक होनी चाहिए एम्प्लॉय की। अब आपको नहीं याद है ना, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो वैसे तो मुझे आज करवाना था, मेरा टारगेट आज का था, बट जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है, बहुत बढ़िया डिजाइन है, और कोई बड़ी बात नहीं, आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है जी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मत सोचना कि 80 JJAA नहीं है तो क्यों बनेगा सर। आप चेक कर लो, हर बार के क्वेश्चन डिडक्शन में से क्वेश्चन बनते हैं जी। सर फिर ये 80 JJAA कैसे करेंगे? मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आप सर्च कर लेना, लिख लेना 80 JJAA डिडक्शन बाय सी विवेक गाबा, या डिडक्शन क्लास बाय सी विवेक गाबा। उसमें 3 क्लास होंगी डिडक्शन की, 3 क्लास, तीसरी क्लास जो होगी ना डिडक्शन की, उसके अंदर मैंने 80 JJAA कराया हुआ है, उसके अंदर मैंने समझाया हुआ है। एक बार वो देख लोगे तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी, ठीक है। या मैं ऐसा करूंगा, अगर आज टाइम लगा, अगर टाइम बच गया तो मैं करवा दूंगा, 80 JJAA देख लेना, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, ऐसा कर लें। चलो एक बार टाइम देखते हैं, टाइम कितना बचेगा। बट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया डिजाइन किया हुआ है सर, बहुत बढ़िया डिजाइन किया हुआ मेरे अकॉर्डिंग, और आराम से 5 नंबर के अंदर सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। बहुत बढ़िया डिजाइन किया क्वेश्चन। चलो इसके ऊपर अभी आएंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आओ। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये बात कह रहा है कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है ताकि उसके लॉस खत्म हो जाए और सामने वाली कंपनी के प्रॉफिट कम हो जाए और टैक्स कम आ जाए, तो क्या इस केस में हम एप्लीकेबल गार कर सकते हैं? आंसर इज नो, रीजन बिंग क्योंकि यहाँ पे सार है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जहां पे स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल होते हैं ना, उस केस में गार एप्लीकेबल नहीं होता। गार वहां एप्लीकेबल होता है जहां पे सार एप्लीकेबल नहीं होता। अब जहां पे ऑलरेडी इसको रोकने के लिए प्रोविजन बने हुए हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसे करोगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, काफी सारे कंप्लाइंस हैं सर। आज कभी मर्जर ऐसे नहीं होते सर। मे भी आपने पता होगा, लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा, एनसीएलटी के पास जाना पड़ता है, काफी सारी कंडीशंस होती हैं। आज वो जमाना चला गया कि जब मतलब मन किया तो मर्जर कर लोगे। और प्रॉब्लम क्या है, ये पहले होता था सर। एक्चुअल में क्या था, लोगों ने एक धंधा बना रखा था, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से मर्ज होती थी, प्रॉफिट खत्म करती थी, लॉस कम करती थी, टैक्स कम पे करती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब, नॉर्मली मर्जर क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी में जाती है, ये तो लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में मर्ज हो रही है। भाई नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी में जा रही है। यहां पे क्या हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में जा रही है। ये तो अलग ही ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और फिर अब गवर्नमेंट को पता लगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि यहाँ पे घपलेबाजी करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट कम करना चाह रहे हैं, तो फाइनली गवर्नमेंट ने काफी सारे कंप्लाइंस निकाले, इनकम टैक्स में प्रोविजन इंसर्ट किए। और जब प्रोविजन इंसर्ट है वो सारे सार हैं, और जहां पे सार है उस केस में गार की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या गार लगेगा, देखो यहाँ पे, एज रिगार्ड द सेटिंग ऑफ लॉस द प्रोविजन रिलेटिंग टू मर्जर एंड अमलगामेटिंग ऑलरेडी कंटेन स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस सेफगार्ड। मतलब सार सेक्शन नंबर 72 कैपिटल ए बना हुआ है जी सेट ऑफ के अंदर, तो ऑलरेडी वो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, ऐसे आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। देयरफॉर गार यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि सार एप्लीकेबल है, ठीक है। सीबीडीटी कहता है कि गार और सार को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इस केस में गार की एप्लीकेबिलिटी नहीं है क्योंकि सार यहाँ पे स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है। अगला कह रहे हैं जी, इन दी अबव फैक्ट लेट अस प्रिज्यूम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मर्ज विद ए लॉस मेकिंग वन, द रिजल्ट इन लॉस सेटिंग ऑफ प्रॉफिट और लोअर नेट प्रॉफिट और कम टैक्स पे करेंगे। अब क्या यहाँ पे हम गार एप्लीकेबल कर सकते हैं? मतलब ऊपर वाला फैक्ट सेम है, बट ऊपर वाले फैक्ट में क्या था, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अंदर मर्ज हो रही थी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर मर्ज हो रही है। तो क्या यहाँ पे गार एप्लीकेबल कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी तो प्रॉफिट कम हो रहे हैं, यहाँ पे भी तो टैक्स कम हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पर भी गार एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन ये उनको पता होगा जिन्होंने सीआर पढ़ा होगा, अच्छे से सीआर पढ़ा होगा, या कंपनी लॉ में अगर आपका मर्जर वाला टॉपिक है आपने शायद वो पढ़ा होगा। मे भी अगर आपको बताओ, आज जितने भी मर्जर होते हैं, मैंने भी क्या बताया, एनसीएलटी के थ्रू होते हैं। तो जब एनसीएलटी की देखरेख के अंदर मर्जर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए वहां पे आप गार क्यों लगाओगे? मतलब गार वहां लगाना है ना जहां कोई प्रोविजन नहीं है। भाई सिंपल सी बात है, गार का मतलब क्या सर, ये थोड़ा कि मुंह उठा के गार कहीं पर भी लगा दोगे, यहाँ गार है, वहां गार है, यहाँ गार, अच्छा अवॉइडेंस कर रहे हो गार है, अवॉइडेंस कर रहे हो गार है, अवॉइडेंस कर रहे हो गार है। अरे गवर्नमेंट करी भाई, गार ऐसे थोड़ा लगाओगे? भाई जहां पे ऑलरेडी सार है वहां गार क्यों लगेगा? और जब कंपनी का मर्जर हो रहा है, वो अंडर एनसीएलटी हो रहा है, तो एनसीएलटी देख रही है ना वहां पे, तो वहां पर गार लगा के क्या करोगे?
ठीक है, गार हमेशा उस केस में एप्लीकेबल होता है जहां पे कोई प्रोविजन या एग्जिस्ट नहीं करते और तुमने अवॉइडेंस कर ली है, उस केस में गार लगता है जी। और याद करो गार की भी कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है, कि आपके टैक्स बेनिफिट इतने करोड़ से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, और 4 कंडीशन आपकी और भी होती हैं। मेरे को नहीं पता आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार गार का चैप्टर जाके पढ़ लेना जी, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, तो इन केस ऑफ मर्जर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी विद लॉस मेकिंग कंपनी देयर इज नो, यहाँ पे सार तो नहीं है, लेकिन सार नहीं है, लेकिन सीन सच मर्जर वुड बी अंडर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पे हाई कोर्ट लिखा है, वैसे आजकल एनसीएलटी के थ्रू काम चलता है। कार वुड नॉट बी इन्वोक इफ हाई कोर्ट हैज एक्सप्लिटली एंड एडिक्वेटली कंसीडर द टैक्स इंप्लीकेशन वाइल सैंक्शनिंग द मर्जर। भाई जब हाई कोर्ट या एनसीएलटी सब कुछ साफ साफ देख रहा है, उसकी देखरेख में हो रहा है, तो वहां पे आप गार एप्लीकेबल नहीं करोगे। रीजन, क्योंकि फिर एनसीएलटी की बेइज्जती है ना भाई, दोनों ही गवर्नमेंट के हैं, उधर गार लगा दो, उधर एनसीएलटी देख रहे हैं, तो फिर तो गवर्नमेंट की बेइज्जती हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर एनसीएलटी के अंदर सब काम चल रहा है तो फिर वहां पे गार की बातें नहीं होंगी, बस ये बात ध्यान दो जी। अब बताओ ये 2-2 नंबर के अंदर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं बन सकते? 100% बन सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं? नहीं बनते, 100% ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जी। डन है जी, पक्का पक्का। आगे आओ जी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कंफ्यूज कर देगा आपको, कंफ्यूज कर देगा। ए चॉइस इज मेड बाय ए कंपनी बाय एक्वायरिंग एन एसेट ऑन लीज ओवर आउटराइट परचेज। द कंपनी क्लेम डिडक्शन फॉर लीज रेंटल इन केस ऑफ एक्विजिशन थ्रू लीज रेदर देन डेप्रिसिएशन एज इन केस ऑफ परचेज ऑफ द एसेट। वुड द लीज रेंट पेमेंट बीइंग हायर देन द डेप्रिसिएशन। तो क्या यहाँ पे आप गार लगा दोगे क्या? खर्चा डिसलाउड कर दोगे क्या? एक बात बताओ यार, ये तो हर जगह गार लगाने की बात कर रहे हैं, मतलब गार ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंसान है, वो कहता है मैं ना प्रॉपर्टी परचेज करने की बजाय ना लीज पे लेना चाहता हूँ। याद करो टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में जो बच्चे मेरे रेगुलर बैठ के सामने बैठे, हेलो भैया सीधो के बैठो। बोलो एक बच्चा, भाई साहब यार ये तो गलत बात है, तो सोने वाली तैयारी कर रहे हो आप, ऐसे काम नहीं चलेगा जी, ना 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 ना, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब जितने बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले हैं, याद करो मैंने आपको रेगुलर बैच के अंदर भी क्लास में कहा था, क्या कहा था जी आपको? मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया था कि अगर मुझे मशीन लेनी है तो मैं लोन लेकर लूं, मैं लीज पे लूं, या मैं अपने पैसे से लूं। तो जहां पे भी मेरा पैसा कम जाएगा वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। और आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी क्लास में करवाया था, याद करो, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला, 1 रुपए की वैल्यू 0.909, 0.826। हाँ याद आ रहा है ना, याद आ रहा है। अब एक बात बताओ, अब मेरे को ये चॉइस लेनी है कि मुझे मशीन परचेज करनी है, या मुझे मशीन लीज पे लेनी है, या मुझे मशीन लोन लेके लेनी है। तो जहां फायदा होगा वहीं तो लूंगा। तो क्या मैं अवॉइडेंस कर रहा हूं? क्या अवॉइडेंस है? अवॉइडेंस थोड़ा है, ये तो गवर्नमेंट ने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, सिंपल सी बात है। इसमें मैंने चोरी थोड़ा किया है, ना ही मैंने लॉ को ब्रेक किया, ना ही मैंने लॉ को मिसयूज किया, ना ही मैंने लूपहोल ढूंढा। लूपहोल थोड़ा ही है, एक्चुअल मेरे सामने 3 ऑप्शन है, उन तीनों में से कोई ऑप्शन चूज करना जहां पे टैक्स कम आ रहा है उसको अवॉइडेंस नहीं कहते। और गार वहीं लगते हैं जहां अवॉइडेंस होती है, और अवॉइडेंस जहां होती है अगर वहां सार नहीं है तो गार लगेगा। तो पहली बात, ये अवॉइडेंस वाला केस नहीं है, ये अवॉइडेंस वाला केस नहीं है सर। उसने कहा कि भाई साहब वो देखना चाह रहा है कि उसका लीज रेंट ज्यादा है, डेप्रिसिएशन कम है, तो इसलिए कह रहा है कि मैं लीज पे लूंगा। तो क्या गार लगा दोगे? क्या मतलब ही नहीं आप गार लगा दोगे, क्योंकि अवॉइडेंस वाली बात ही नहीं है। तो एक जस्ट ऑप्शन चूज कर रहा है वो, तो ऑप्शन चूज करने पे गार की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गार प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई इन दिस केस, ठीक है जी, एज द टैक्स पेयर मेयरली मेक ए सिलेक्शन ऑफ आउट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल। भाई सिंपल सी बात है, उसके सामने ऑप्शन है, उसमें से अगर वो कोई चूज करेगा तो उस पर गार थोड़ा लगा दोगे आप। आगे आओ जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है जी, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो जी। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मार्क कर रहा हूँ जी, इंपॉर्टेंट। देखो ये क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। और ये हमने गार के अंदर किया था जी, जब मैंने क्लास में गार का हमने चैप्टर किया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर करवाए थे। एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या जी। एक ग्लोबल आर्किटेक्ट इनकॉर्पोरेशन इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री F1, मतलब बाहर किसी कंट्री में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चुरल डिजाइन सर्विस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छी बात है। इट रिसीव एन ऑफर फ्रॉम लवली रिजोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी फॉर ए डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिजोर्ट ऑल ओवर द इंडिया। मतलब एक ऑर्डर आया उस कंपनी को कि आप हमारे यहाँ, मतलब हमारे होटल के लिए डिजाइन करो और ऑल ओवर इंडिया जितने हमारे होटल हैं हम आपको पेमेंट करेंगे। अच्छी बात है।
इंडिया और F1 टैक्स ट्रीटी, मतलब इंडिया और दूसरी कंट्री का DTAA ये बात कहता है, क्या कहता है जी, प्रोवाइड दैट आर्किटेक्चरल सर्विस आर टेक्निकल सर्विस एंड पेमेंट फॉर द सेम टू ए कंट्री मे बी टैक्स इन इंडिया। मतलब अगर इंडिया वाले उसको पेमेंट करेंगे बाहर को तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो सकती है। हाउएवर इफ सच प्रोफेशनल सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय ए फर्म और इंडिविजुअल then payment for such service are taxable only if the firm has a fixed base in India or stay of partner employee in India exceed 180 days। मतलब कहना है कि अगर कोई पर्सन पे करेगा तो फिर तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, बट अगर कोई फर्म पे करेगी या इंडिविजुअल पे करेगा और वो फर्म और वो इंडिविजुअल जिसका इंडिया में फिक्स बेस नहीं है या उसके पार्टनर इंडिया में 180 डेज से ज्यादा रहते नहीं है, अगर वो पे करेंगे ना तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है। इनके दिमाग में खुराफात आ गई, इनके दिमाग में खुराफात आ गई। इन्होंने एक फर्म बना ली जी, इन्होंने एक फर्म बना ली और फर्म के थ्रू इन्होंने ऑर्डर दे दिया और फर्म में अपने लोग रख दिए। अब सोच के बोलना, क्या ये साफ साफ देखने से नहीं लग रहा है ये अवॉइडेंस करना चाह रहे हैं? क्या ये लॉ में एक बात में सोच के बताओ, क्या ये लॉ की एडवांटेज लेना नहीं चाह रहे, साफ साफ लेना चाह रहे हैं? देखो उसने क्या बोला जी, अब वो कहना चाह रहे हैं ग्लोबल आर्किटेक्ट इनकॉर्पोरेशन फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म विद ए थर्ड पार्टी। कमाल कर दिया जी, बाहर वाली कंपनी ने इंडिया में एक फर्म बनाई थर्ड पार्टी के साथ। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर है, हैविंग ओनली ए नॉमिनल शेयर इन F1, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा शेयर उसका उस F1 के अंदर है, ठीक है जी। द फर्म एंटर इनटू एग्रीमेंट टू कैरी आउट सर्विस इन इंडिया, द कंपनी सेकेंडेड इट्स ट्रेन मैन पावर टू द फर्म। कमाल हो गया, कंपनी जो है वो मैन पावर दे रही है उस फर्म को। बताओ, अब सारा काम तो कंपनी कर रही है, कंपनी के डायरेक्टर उसके अंदर बैठे हैं, तो क्या ये फर्म एक तरह की शेल फर्म है या नहीं है? तो जैसे शेल कंपनी होती हैं, नकली कंपनी होती हैं, वोडाफोन वाले केस में जो CGP इन्वेस्टमेंट आपकी उसके अंदर थी, केमैन आइलैंड के अंदर जो नकली कंपनी बनाई थी, डब्बा कंपनी, तो ये है क्या, ये फर्म भी तो नकली है। मतलब सिंपल, आपने फर्म क्यों बनाई सर? क्या रिक्वायरमेंट आपको फर्म को बनाने की? भाई क्यों जरूरत पड़ी फर्म को बनाने की? और सारा कुछ कंपनी आपको दे रही है, कंपनी डायरेक्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो सिंपल अगर आपने काम किया है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे चोरी करना चाह रहे हो जी। देखो जी, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम गार एप्लीकेबल कर देंगे जी, 100% गार एप्लीकेबल करेंगे। रीजन बिंग, क्योंकि फर्म को बनाने का मकसद ही क्या है? मकसद सिर्फ टैक्स बेनिफिट लेना है। नहीं तो आपने फर्म, मुझे बताओ ना, फर्म क्यों बनाई आपने, क्या रीजन है? क्योंकि आपने DTAA पढ़ लिया, उसमें लिखा होता फर्म अगर बनाओगे तो टैक्स नहीं लगेगा, आपने फर्म बना दी उठा के। नहीं तो आपका कोई मोटिव ही नहीं है फर्म बनाने का। अगर आपने ऐसा काम किया तो हम यहाँ पे गार एप्लीकेबल कर देंगे। गार ऐसी जगह पे एप्लीकेबल होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज ऑब्वियस दैट देयर वाज नो कमर्शियल नेसेसरी टू क्रिएट ए सेपरेट फर्म एक्सेप्ट टू ऑब्टेन द टैक्स। मतलब ये तो बट ऑब्वियस है कि आपने फर्म बनाई है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए जी, ये तो बट ऑब्वियस है। The firm was only on paper as the manpower was drawn from the company. The firm did not any commercial substance, कोई commercial substance ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। Moreover, it is a case of treaty abuse, आप treaty को abuse कर रहे हो, और अगर treaty को abuse करोगे, मैंने कहा था लोग को अगर abuse करोगे तो वो टैक्स अवॉइडेंस में कवर हो जाएगी, उस केस में गार एप्लीकेबल हो सकता है। Hence, गार may be invoked to disregard the firm and tax payment of architect design, अब वो आपकी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। बस सिंपल सी बात ही है जी, ठीक है जी। तो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बन सकता है। मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, लग रहा है कुछ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। उनका तो हो रहा होगा जो पहले रिवीजन करके बैठे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके तोते उड़ रहे होंगे जी, ठीक है। अब एक बार अगला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 ना, मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, 80 JJAA के बिना समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, समझ में नहीं आएगा। और ये पता है क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग का नहीं है, मतलब टैक्स प्लानिंग का भी है, बट ये क्वेश्चन है बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर का। आपको मैं थोड़ा सा याद करवा दूं, कंपनी वाले केस में याद करो, कंपनी वाले केस में 115 बाब 115 बाब सर, ये 115 बाब आपने कब करवाए हैं हमें? अरे भाई तनुष करे भाई के मतलब अपना ओमकार, एक बात बताइए, सर ने करवाए हैं के?
अरे मैंने बेरा नहीं भाई, मेरे मेरे को नहीं लग रहा भाई ये सर ने कराए भाई। सर तो यहाँ पे कहने लग रहे कराए हैं, बट सर ने कराए कौन है? ओमकार कह रहा है अरे यार तनुषी याद कर, एक तो 115 बीएसी था इंडिविजुअल वाला, और फिर सर ने कंपनी वाले केस में 115 115 बाब और 115 बीएससी का इतना बड़ा जो डायग्राम बनवाया था तनुषी, वो किसका था? अच्छा हाँ 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 हाँ, बनवाया था, ये उसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसका है। देखो टैक्स प्लानिंग से लिंक कर दिया, टैक्स प्लानिंग से लिंक कर दिया। इस क्वेश्चन के अंदर पता क्या बोलेंगे? पहले तो दो कंपनी दी हुई है, एक कंपनी नॉर्मल कंपनी है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब 115 बाब जो है, हेलो भैया, ये क्वेश्चन करना आप नहीं है जी, ये करना आप नहीं है, मैं समझा दूंगा सर, मैं बेस क्लियर कर दूंगा ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए, बट मैं चाहता हूं कि खुद करो, क्योंकि अगर सारे मैं ही करवा दूंगा तो आपकी तैयारी कैसे होगी फिर। बट इससे पहले एक बार 80 JJAA देख लेना बस। और अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं जून में पक्का एक क्वेश्चन डालता 5 नंबर का, पक्का डाला पक्का। और काश मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी हो, ये क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, वेल ड्राफ्ट क्वेश्चन है, पक्का पक्का बनना चाहिए, और आधे बच्चों के तोते उड़ जाएंगे जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा। मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन में करना क्या है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दी फॉलोइंग आर दी पर्टिकुलर रेटिंग टू टू इंडियन कंपनी है, नेमली अल्फा एंड बीटा, और विच आर सब्जेक्ट टू 44 AB, मतलब ऑडिट करवा रही है, असेसमेंट डेट 22-23। कंपनी सेट कब हुई? 1 अप्रैल 19 को जी, 1 नवंबर 21 को। ये दोनों कंपनी अभी लेटेस्ट के अंदर बनी है। इनका मेन काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर। क्या कह रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर। प्लेस है वैशाली बिहार, और ये रानीपत और तमिलनाडु। टर्नओवर जो है 1920 की, वो आपकी 251 करोड़ दी हुई है इस कंपनी की। उसके बाद कह रहे हैं टर्नओवर 2021 की 401 करोड़ है, यहाँ पे टर्नओवर नहीं है। 21-22 की 270 करोड़ है जी, यहाँ पे 120 करोड़ है क्योंकि कंपनी अभी बनी है जी। फिर वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी इंस्टॉल एंड पुट टू यूज है 1 नवंबर 21 को, तो आपको 8 करोड़ रुपए की और 5 करोड़ रुपए की इसने एसेट परचेज की है। सिंपल सी बात है, 8 और 5 करोड़ की एसेट परचेज किया, किस लिए दे दिया? डेप्रीसिएशन लेने के लिए। फिर वो कह रहे हैं जी ग्रोस टोटल इनकम निकाल के दे दी है 5 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए की ग्रोस टोटल इनकम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉई इस कंपनी में 750 है, इस कंपनी में 750 है। और मंथली पेमेंट कितनी कर रहे हो एम्प्लॉई को? 250 एम्प्लॉई, 250 एम्प्लॉई, 250 एम्प्लॉई। 250 एम्प्लॉई की सैलरी है 20,000 पर एम्प्लॉई, 21,000 पर एम्प्लॉई। अगले 250 एम्प्लॉई की है 25,000 पर एम्प्लॉई, 25,000 पर एम्प्लॉई। और अगले 250 की है 28,000 पर एम्प्लॉई और 27,000 पर एम्प्लॉई। जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है ना, उनको 80 JJAA का बेनिफिट नहीं मिलता। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहे हैं फॉर फ्रॉम द अबव डिटेल, ध्यान से पढ़ना। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड, असेसमेंट है 2022, एज्यूमिंग, सबसे मेन पॉइंट, एज्यूमिंग that they are the avail the beneficial tax rate under the special provision instead of the normal tax rate। क्या कहना चाह रहे हैं सर? कह रहे हैं कि इसने नॉर्मल स्कीम फॉलो नहीं की, 115 बा और 115 बा फॉलो किया, और एज्यूम करो ग्रोस टोटल इनकम जो दी है उन्होंने स्पेशल प्रोविजन के बेस पे निकाल के दी है। मतलब आपको अलग से इनकम निकालनी नहीं है, जो ग्रोस टोटल इनकम दी है वो कह रहे हैं एज्यूम कर लो इन्होंने स्पेशल प्रोविजन फॉलो किए हैं, उसके बाद ये ग्रोस टोटल इनकम निकली है, तो हमें सिर्फ जीटीआई उठानी है, हमें सिर्फ जीटीआई उठानी है जी। अब एक बात मुझे बताओ जी, क्या इसको 115, इस कंपनी को 115 BAB मिलेगा? देखो एक ओमकार, देखो ओमकार क्या कर रहा है, एक बात बताओ नालायको, 115 BAB कब मिलेगा जी? बच्चा कह रहा है 115 BAB मिलेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कहाँ सर कहाँ मिलेगा? 1 अप्रैल 19 है और 115 BAB के लिए डेट थी 1 अक्टूबर 19। अरे नालायक बच्चों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे बैंगनी कलर के बच्चों, मेरे पास यहाँ पे भी नोट्स नहीं खुले हुए, आपको भी दिखाता आपकी क्लास के, एक बार नोट्स खोल लेना। जो 115 BAB है, 115 BAB में जो टाइम लिमिट है वो क्या है? मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर 19 है। तो इस केस में तो 115 BAB वो क्लेम कर सकते हैं, यहां पे 115 BAB क्लेम नहीं करेंगे, 115 बा क्लेम कर लेंगे जो 22% वाला है, 22% वाला क्लेम कर लेंगे जी, 115 BAB क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये कई बच्चे ना ऐसे देख रहे हैं मेरी तरफ, अरे भाई क्या हो गया भाई, ये कैसे होगा काम? इधर देखो ध्यान से जी, 2 मिनट अब थांबा, 2 मिनट थांबा थांबा थांबा। एक मिनट रुक जाओ।
ये चेहरे मुझे मायूस से चेहरे लग रहे हैं ना, ये मुझे टेंशन दे देते हैं कई बार, और कुछ नहीं है। इधर देखो ध्यान से जी, ये डायग्राम मैंने क्लास के अंदर बनवाया था रेगुलर बैच वाले बच्चों को जी। ये क्लास के अंदर डायग्राम बना हुआ है आपका 115 बा और 115 बाब और 115 बी एस का। देखो जी, अब 115 जो ये तो हमारा बा है, ये हमारा 115 बाब है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक डेट यहाँ पे मैंने दिखाई होगी, डेट 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 डेट, ये देखो जी, देखो डेट क्या है, कंपनी शुड बी सेटअप रजिस्टर्ड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 1999। कौन सी है जी, ये तो दूसरा है, कहाँ गया ये 115 बी ए बी कहाँ है? ये तो बा है हमारा। फर्स्ट अप्रैल 19 है मेरे ख्याल से, 1 अक्टूबर 19 है। यहाँ पे बच्चे ने शायद गलत लिखा हुआ मेरे को लग रहा है, 115 बी ए बी। एक बार बताना मुझे, 1 अक्टूबर 19 है 1 अप्रैल 19 है? क्योंकि अगर 1 अप्रैल 19 है तो 1 अप्रैल 19 को तो है, बट इन्होंने यहाँ पे अल्फ़ा में, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, इन्होंने देखो यहाँ पे 115 बा है जी, 22% से टैक्स निकाला है, और यहाँ पे उसने क्लेम किया 115 बाब। यहाँ पे उसने 115 बाब क्लेम किया, क्योंकि वो तो 115 बाब क्लेम करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसमें भी कोई देखो तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सर, और ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मुझे डेट का इशू है, एक मिनट रुको जी, अगर मैं एक्ट खोलूँ, डेट क्या है, एक अप्रैल ही है। एक मिनट रुको, मैं एक्ट में चेक कर लूँ। एक अक्टूबर है, 30 सितंबर को, तो वही मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस पास हुआ था, 1 अक्टूबर हो गई जी, अप्रैल नहीं है। ये बच्चे ने गलत लिखा हुआ है, नालायक ने। हाँ 1 अक्टूबर 19 है जी। द कंपनी हैज़ बीन सेटअप, नालायक। ये किसकी कॉपी है? मेरे ख्याल से अश्विन की कॉपी है। इस बच्चे ने यहाँ 1 अप्रैल 19 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 अक्टूबर आएगा जी, 115 बी ए भी आएगा 1 अक्टूबर, ठीक है। अब मुझे बताओ जी, यहाँ पे अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये 1 अप्रैल 19 है, तो क्या 115 बी ए बी क्लेम कर पाएगी? आंसर इज नो। ये 115 बी ए बी क्लेम कर पाएगी जी, तो यहाँ पे तो वो 22% हो गया। अब ग्रोस टोटल इनकम दी हुई है, देखो जी, अब मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपने खुद ही करना है। जीटीआई का यहाँ देखो, पहले तो ये डिडक्शन माइनस करनी है जी, कुछ अगर डिडक्शन तो मिलती नहीं सर, अगर हम स्पेशल स्कीम लेते हैं। मिल जाती है सर, याद करो, आपको 80C से लेकर 80U नहीं मिलती, बट 80 JJ डबल आप क्लेम कर सकते हो। आपको ने उस टाइम भी कहा था कि अगर आप नई स्कीम लेते हो तो 80 JJ डबल का बेनिफिट ले सकते हो जी, ठीक है। तो ये 80 JJ डबल इसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम आएगी, इस पे देखो 22% टैक्स हो गया, उस पर 15% टैक्स हो गया, फिर 10% सरचार्ज हर केस में, देखो 10% सरचार्ज हर केस में लगेगा, फिर सेस लगेगा। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई स्पेशल प्रोविजन से, ये स्पेशल प्रोविजन से आ गई जी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर अल्फा लिमिटेड स्पेशल प्रोविजन की बजाय अगर रेगुलर स्कीम लेती, तो आप उसे गाइड करो कि उसके लिए स्कीम कौन सी बढ़िया है, रेगुलर स्कीम बढ़िया है या 115 बी डबल ए बढ़िया है जी। अब ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपने खुद करना है। देखो इसका आंसर वैसे दिया हुआ है, बट अगर आप आंसर ना ही देखो तो अच्छा है जी, क्योंकि रेगुलर स्कीम में देखो, रेगुलर स्कीम में कुछ भी नहीं है। रेगुलर स्कीम में आपके डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसको माइनस करने के बाद जो भी आपकी इनकम निकल के आएगी उस पर आप टैक्स एप्लीकेबल करोगे। टर्नओवर चेक कर लेना बस 1920 में कितनी है, क्योंकि उस केस में टर्नओवर अगर 1920 में 400 करोड़ तक होगी तो रेट 25% है, 400 करोड़ से ऊपर होगी तो रेट 30% है जी।
तो आपको उसका टैक्स निकालना है, फिर कंपेयर करना है कि स्पेशल स्कीम बढ़िया है या नई स्कीम बढ़िया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप एक बार एक क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। ठीक है, और अब हम मुलाकात करेंगे सैटरडे को, और सैटरडे को हम क्वेश्चन किसके करें, बताओ जी किसके करें, आप किसकी रिवीजन करके आओगे? अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि 2 दिन इनकम टैक्स 1 दिन जीएसटी, या पहले इनकम टैक्स ही कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपको इनकम टैक्स में ज़्यादा दिक्कत आती है। बट जीएसटी भी ना 60 नंबर का है सर, जीएसटी भी 60 नंबर का है, और उसके अंदर भी क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आने लग गए हैं सर। मैं देखो कोई प्रैक्टिस तो मैं सारी करनी है सर। देखो सिंपल सी बात है, अभी मार्च एंड हुए ना, अप्रैल और मई पूरे 2 महीने हमारे पास हैं, और 2 महीने में भरपूर प्रैक्टिस करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, बस आप रिवीजन करके चलना सर। प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है इस बार, रिवीजन आपने करके चलनी है। हाँ, रिवीजन भी मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है, बाकी 3 प्लेलिस्ट हैं, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसमें कंप्लीट रिवीजन है। साथ में अमेंडमेंट क्लास देख लेना सर, ज़्यादा अमेंडमेंट आई नहीं है, अगर ज़्यादा अमेंडमेंट आई होती मैं खुद बोल देता, अमेंडमेंट नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई सर। और जो आई है वो बच्चों वाली है, उसका कोई इतना बड़ा इंपैक्ट है ही नहीं आपके प्रोफेशनल लेवल पे। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप सप्लीमेंट चेक कर सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा जी। डन है जी। तो बस आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, इसका पीडीएफ मैंने डाल दिया टेलीग्राम के ऊपर जी, डाउनलोड करके क्वेश्चन नंबर 7 करो, 1 से 6 तक हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय जी। अच्छा, इस स्क्रीन मैंने आपको, हाँ यहाँ पे देखो ये है ना 1 नवंबर 21 है, ये स्क्रीन में दिखाना भूल गया था ना। तो यहाँ पे हम नॉर्मल इनकम से निकालेंगे, 80JJAA का बेनिफिट मिल जाता है, और आपका यहाँ पे टैक्स निकालना पड़ेगा, सरचार्ज लगाना पड़ेगा। चलो ये मैं दिखा ही क्यों रहा हूँ, आपने तो खुद करके देखना है ना। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।